हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली द फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट सिटीज़। सो इसके थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे जो कि लोग फॉलो करते थे, जैसे कि लोग फार्मिंग प्रेफर करते थे बेसिकली एग्रीकल्चर में। एंड देन कैटल रियरिंग एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन था उस समय। लोग वीविंग करते थे, पॉट बनाते थे, लोग ज्वेलर्स थे, मेटल वर्कर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स एंड एट्सेट्रा। तो काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस फॉलो किए जाते थे। देन क्राफ्ट्स के बारे में, पॉटरी मेकिंग जो एक बहुत बड़ा वहाँ पर हम बोल सकते हैं उस चीज़ को फॉलो किया जाता था। देन ट्रेड के बारे में, कैसे लोग उस समय ट्रेडिंग करते थे अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि मेसोपोटामिया, पर्शिया, ओमान, अफ़गानिस्तान। मेसोपोटामिया यानी कि अभी का जो इराक है उस समय उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। एंड पर्शिया मीन्स द मॉडर्न ईरान, अभी का जो ईरान है उसे उस समय पर्शिया कहा जाता था। देन स्क्रिप्ट के बारे में हमने जाना था कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो काफ़ी सारे सील्स पर इंग्रेव्ड है। एंड बेसिकली सील्स मतलब कि एक टेराकोटा का बेस होता है जिसपे काविंग के मदद से डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं या फिर कुछ लिखा जाता है। एंड जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन स्क्रिप्ट वो पिक्टोग्राफिक है, यानी उसमें पिक्चर्स और साइंस का यूज़ किया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये अभी डेसिफर्ड नहीं है। उससे पहले जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था उसमें हमने काफ़ी कुछ जाना था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो मेन साइट्स हैं उनके बारे में। अब इस वीडियो में जो कि फोर्थ पार्ट है एंड ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, जिसको हम स्टार्ट करेंगे द हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात से। अब जैसा कि हमने सेकेंड पार्ट में जाना था कि जो मेन सिटीज़ थी इंडिया की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्योंकि वो ज़्यादातर तो पाकिस्तान के पार्ट में फैला हुआ था, जो उस समय तो लाइक इंडिया का ही पार्ट था, बट अभी का जो पाकिस्तान है उसमें ज़्यादातर फैला हुआ है। बट अगर इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, सो उसमें जो 70 to 80% ऑफ द साइट्स थी, जो सिटीज़ थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो गुजरात में थी। सो एक बार उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लोथल। सो लोथल इज़ अ कोस्टल साइट, ओके, like the other sites it was divided into a citadel and a lower town. So लोथल एक कोस्टल साइट है, बेसिकली कोस्ट लाइन के नियर बाय लोकेटेड है, और बाकी की साइट्स के तरह ही वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर टाउन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिटाडेल क्या होता है और लोअर टाउन क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। So a large warehouse has been found which was perhaps used to store goods. Other significant finds include a bead factory containing tools for making beads. Some of them are finished and some of them are unfinished. Many Mesopotamian seals and a brick dockyard connected to the Gulf of Cambay by a channel. The dockyard was probably used for berthing ships. So basically वहाँ पर काफ़ी सारे वेयरहाउस भी पाए गए हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि वो बेसिकली बीड्स के फैक्ट्री होंगे जहाँ पर बीड्स बनाए जाते होंगे। उसमें से काफ़ी सारे वहाँ पर सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड भी पाए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ बन के रेडी हैं एंड कुछ कुछ अभी इनकम्प्लीट है। सो ये सारी चीज़ों की वहाँ पर फाइंड मतलब वहाँ पर एक्सकेवेशंस के द्वारा फाइंड किया गया है। देन काफ़ी सारे मेसोपोटामियन सील्स भी हैं, बेसिकली जो ट्रेडिंग होती थी अर्ली ह्यूमंस जो सिविलाइजेशन में रहते थे आईवीसी सिविलाइजेशन में, एंड जो मेसोपोटामिया और पर्शिया और ओमान अफ़गानिस्तान से जो ट्रेडिंग होती थी, यहाँ पर मेसोपोटामिया की बात हो रही है। सो ट्रेडिंग के दौरान जो सील्स वहाँ से यहाँ आए थे वो पाए गए हैं काफ़ी सारे, और एक ब्रिक का डॉकयार्ड पाया गया है जो कि कनेक्टेड है गल्फ ऑफ द कैम्बे बाय अ चैनल। और जो डॉकयार्ड है वो माना गया है कि शायद से प्रोबेबली उसे यूज़ किया जाता था शिप्स के बर्थिंग के लिए। द फाइंड्स सजेस्ट दैट लोथल वॉज अ पोर्ट ओवरसीज ट्रेड पॉसिबली विद मेसोपोटामिया। सो बेसिकली जो ये सारे फाइंड्स हैं एक्सकवेशंस के बाद, जो ये सारी चीज़ें एविडेंसेस पाए गए हैं, ये सजेस्ट करते हैं, ये बताते हैं कि जो लोथल था एक कोस्टल साइट, वो एक
पोर्ट था ओवरसीज ट्रेड्स के लिए, ज़्यादातर मेसोपोटामिया के साथ, मतलब कि लोग वहाँ ज़्यादा ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे मेसोपोटामियन सील्स पाए गए हैं एंड अदर ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल. सो हियर वी कैन सी बेसिकली ये आर्कियोलॉजिस्ट के फाइंड्स के द्वारा यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया है कि ऐसे कुछ फैक्ट्रीज़ होते थे जहाँ पर काफ़ी सारे सील्स और हम बोल सकते हैं बीड्स एंड जो पॉट्स थे, ज्वेलरीज थे, वो पाए गए हैं, जो कि कुछ फिनिश्ड हैं एंड कुछ अभी इनकम्प्लीट हैं. मूविंग अहेड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट धोलावीरा, जो कि बहुत डिफरेंट है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द आईवीसी सिटीज़. So basically Dholavira lies in the Khadir Islands in the Run of Kutch. It is locally known as Kotada. So basically Dholavira जो है वो खादिर आइलैंड पर सिचुएटेड है रन ऑफ कच्छ में. ये आपको याद रखना है, इससे भी एमसीक्यूज या फिर फिलअप्स भी बनते हैं. क्या कि धोलावीरा जो है वो खादिर आइलैंड, कहाँ पर, खादिर आइलैंड की जहाँ बात आए सो रन ऑफ कच्छ आपको याद आ जाना चाहिए. सो धोलावीरा रन ऑफ कच्छ के खादिर आइलैंड्स पर सिचुएटेड है, जिसे उसको लोकली जाना जाता है कोटाडा के नाम से. ये भी आ सकता है दैट धोलावीरा इज लोकली नोन एज व्हाट, सो कोटाडा. इन टर्म्स ऑफ साइज it is one of the largest Indus settlements in India and the fifth largest of the sites that have been discovered so far. So अगर साइज़ की बात करें in terms of size, ये सबसे बड़ा है, लाइक सबसे बड़ों में से एक है. इंडस सेटलमेंट्स की बात करें सो इंडिया में ये सबसे बड़े सेटलमेंट्स में से एक है, और सबसे हम बोल सकते हैं इंडिया में जब अभी तक जितने भी साइट्स पाए गए हैं, अभी जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं साइट्स की, उनमें से फिफ्थ लार्जेस्ट है. सो अगर लिस्ट की बात करें जो सबसे बड़ी साइट्स हैं और सिटीज़ हैं, सो उनमें से ये एक है और ये फिफ्थ लार्जेस्ट साइट है इंडिया में जो भी अभी तक डिस्कवर किए गए हैं. अभी तो बाकी सारे भी होंगे, हो सकता है कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, जिनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है. So it is famous for its magnificent town planning. Excavations first began here in 1990 and are still on. So basically ये फेमस है किस चीज़ के लिए, इसके मैग्निफिशेंट टाउन प्लानिंग के लिए, जो मतलब टाउन्स की प्लानिंग होती थी, जो अरेंजमेंट होता था कि हाँ ये इस तरफ कुछ ऐसे लोग रहेंगे, कुछ यहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे. और ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ जैसे बाकी के जो आईवीसी सिटीज़ थी, लोथल और बाकी की बात करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडेल और लोअर टाउन. सिटाडेल में रूलिंग क्लास लोग रहते थे और जो लोअर टाउन था वहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे. बट व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास पीपल, जो उस समय मिडिल क्लास लोग थे वो कहाँ रहते होंगे. सो इस वजह से धोलावीरा फेमस है उसके मैग्निफिशेंट टाउन प्लानिंग के लिए. अब ये हम आगे जानेंगे क्यों. और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एक्सकेवेशंस थी वो कब स्टार्ट हुई, सन 1990 में, 1990 में स्टार्ट हुई और अभी भी जारी हैं. सो अभी जो मैं बता रही थी कि धोलावीरा ने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि जो मिडिल क्लास लोग थे कॉमन पीपल से थोड़े अलग और रूलिंग क्लास पीपल से भी थोड़े अलग, अब वो कहाँ रहते होंगे. सो सी द धोलावीरा वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडस साइट्स इन दैट इट वॉज डिवाइडेड इंटू नॉट 2 but 3 parts, a citadel, a middle town and a lower town. सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो धोलावीरा था वो बाकी की ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आईवीसीज सेटलमेंट से डिफरेंट था. क्यों, क्योंकि बाकी की जो आईवीसी सिटीज़ थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन. बट जो मिडिल क्लास लोग थे वो कहाँ रहते होंगे, ये सोचने वाली बात है ना. सो धोलावीरा ने इस चीज़ का ध्यान दिया और जो वहाँ का सेटलमेंट था, जो टाउन प्लानिंग थी, वो सब प्लान करके और अरेंजमेंट के बाद उन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. किसमें, एक सिटाडेल था, एक मिडिल टाउन था और एक लोअर टाउन था. सो अगर हम बाकी के आईवीसी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर मिडिल टाउन नहीं होता था, लेकिन धोलावीरा में ऐसा था. सो मिडिल क्लास पीपल जो थे वो भी रह सकते थे. सो मूविंग अहेड, ईच पार्ट वॉज एनक्लोज्ड बाय अ स्टोन वॉल
मैनी ग्रेव्स हैव बीन फाउंड हियर. सो बेसिकली हर एक जो पार्ट था, चाहे वो सिटाडेल हो, मिडल टाउन हो या फिर लोअर टाउन हो, सबको अच्छी हाई प्रोटेक्शन से, हाई वॉल से कवर किया जाता था ताकि फ्लड के दौरान सब लोग बचे रहें. सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सिटाडेल में लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि बाकी जगह पे जैसा हमने पार्ट 3 में पढ़ा था और 2 में भी पढ़ा था कि बेसिकली जो सिटाडेल था उसकी हाई वॉल्स थी और वहाँ पे लोगों को प्रोटेक्शन मिलती थी. किनको? जो किंग्स थे और रूलिंग क्लास पीपल थे, प्रीस्ट और जो रिच मर्चेंट थे. लेकिन जो लोअर टाउन था वहाँ पर वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला था, लेकिन वॉल्स छोटी थी जिस वजह से प्रोटेक्शन की कमी होती थी. लेकिन धोलावीरा में ऐसा नहीं था. सारे जो टाउन्स थे, सारे पार्ट्स थे, वो तीनों ही हाई वॉल से प्रोटेक्टेड थे और काफ़ी सारे ग्रेव्स भी वहाँ पर पाए गए हैं. द एक्सकेवेटेड ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ज्वेलरी. और जो एक्सकेवेटेड ग्रेव्स हैं वो पॉटरी और ज्वेलरी कंटेन करते हैं. मूविंग अहेड, गोलाधोरो. सो गोलाधोरो is a recently excavated site in the run of Kutch. So जो कच्छ रीजन है वहाँ पर जो गोलाधोरो है वो अभी रिसेंटली एक्सकेवेटेड साइट है, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले ही उसकी एक्सकवेशन हुई है एंड ये डिस्कवर किया गया है. Excavated articles suggest articles of shell and copper were produced here. So जो excavated articles हैं, जो excavations हैं, वो ये बताती हैं कि जो वहाँ पर articles हैं एंड जो evidences हैं वो ज़्यादातर shell और कॉपर की जो प्रोडक्शन थी वो वहाँ पर होती थी. Many finished and unfinished shell bangles have been found here. तो वहाँ पे काफ़ी सारे फिनिश्ड हैं और कुछ इनकम्प्लीट हैं. तो वो सारे बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ, सो शेल से बनी हुई चूड़ियाँ वहाँ पर पाई गई हैं. अ यूनिक सील हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड. एक काफ़ी यूनिक सील भी वहाँ पर पाया गया है. इट इज़ शेप लाइक अ बॉक्स एंड इज़ हॉलो. अभी हम आगे इसकी पिक्चर देखेंगे. वो बेसिकली एक बॉक्स के शेप में है लेकिन अंदर से खाली है, अंदर से हॉलो यानी कि पूरा खोखला या फिर खाली. So here we can see that a hollow seal found in गोलाधोरो. सो ये बेसिकली जैसा उन्होंने बताया था एक हम बोल सकते हैं स्क्वायर बॉक्स जैसा है, लेकिन अंदर से ये हॉलो है, अंदर से पूरा का पूरा खाली है. लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो ये ऐसा एक स्क्वायर जैसा बॉक्स है एंड अंदर से पूरा हॉलो है. सो इसे ऐसे डिस्क्राइब किया गया है. ऑलराइट, मूविंग अहेड, डिक्लाइन. Now we will discuss about the decline over here. So about 3500 years ago, there was a big change in the life of the Harappan people. The number of people living in cities became less. So basically आज से 3500 years पहले यानी 3500 साल पहले काफ़ी बड़ा एक चेंज आया. क्या हुआ कि जो वहाँ पर लोग थे, लोगों की मात्रा रहने की कम होते गई. धीरे धीरे लोग घटते गए वहाँ पर जो रहते थे और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि बहुत कम लोग वहाँ पर रहते थे और जो लोगों के रहने की संख्या थी बहुत कम हो गई थी. दैट बिकेम वेरी लेस. ओवरसीज ट्रेड स्टॉप्ड. इंस्टेड ऑफ बिग ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स बेगन टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. सो जो ट्रेडिंग थी ना वो हम बोल सकते हैं कि पूरे तरह से रुक गई, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग नहीं थे तो ट्रेडिंग क्यों ही होगी. अब आप मान लो एक छोटा सा टाउन है जिसमें गिन चुन के 50-100 लोग रहते हैं और पहले अराउंड 500-600 रहते थे. सो चेंज आता है एंड आया एंड देन वहाँ पर जो ट्रेडिंग थी वो रुक गई. सो अब जो बेक्ड ब्रिक्स थे उनके बजाय सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए. बेक्ड ब्रिक्स मतलब कि उनको अच्छे से बेक किया गया है, पकाया गया है. ठीक है, एक ऐसा डोम शेप होता था एंड अंदर आग जल रही होती थी. अंदर आग जल रही होती थी एंड देन जो ब्रिक्स थे उनको अच्छे से मोल्ड कर शेप में, एक अच्छे से मोल्ड में उनको डाला जाता था एंड देन उनको बेक किया जाता था. सन ड्राइड ब्रिक्स क्या है कि मोल्ड में रख दिया ब्रिक्स को एंड उन्हें धूप के उससे सुखाया गया. सो प्रोटेक्शन उससे कम मिलती है और सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए रैदर देन बेक्ड ब्रिक्स.
द हाउसेज बिकेम लेस इम्प्रेसिव, अब क्योंकि सन ड्राइड ब्रिक्स हैं तो कम प्रोटेक्शन मिलेगा और दिखने में भी, क्योंकि वो सन ड्राइड हैं, बेक नहीं किए गए हैं, तो कलर भी उतना अच्छा नहीं आएगा और वो कम इम्प्रेसिव हुए. इन मोहनजोदारो द ड्रेन्स वर चोक्ड एंड गार्बेज गॉट पिल्ड अप ऑन दी स्ट्रीट्स. और अगर मोहनजोदारो की बात करें स्पेसिफिकली, सो जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी ना, जैसे ये स्ट्रीट है, लेट्स जस्ट सपोज कि ये हमारी स्ट्रीट है एंड यहाँ बगल से ड्रेन्स जो है वो बह रही हैं, ठीक है. और ये क्या हुआ कि जो ड्रेन्स थी वो धीरे धीरे सूख गई. क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर कचड़ा जमा होने लगा था. मान लो ये जो है किसी के किचन से कनेक्टेड है, यहाँ पर ना कचड़ा जमा हो गया था काफ़ी सारा. सो दैट्स वाई बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे कचड़ा जमा हो गया एंड वो वहाँ पर ब्लॉकेज हो गई पानी के फ्लो की, जिससे कि ड्रेन्स जो थे वो चोक्ड हो गए और धीरे धीरे सूखने लगे. और जितना भी गार्बेज था वो धीरे धीरे करके स्ट्रीट्स पर स्प्लिट हो गया और वहाँ पर मतलब जमा हो गया. ओके, सो वी डू नॉट नो वाई दिस वॉज हैपनिंग बट समथिंग वॉज रॉन्ग. हमें ये आज तक पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था, लोग क्यों कम होते गए, क्योंकि इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी और इंडस वैली के बीच में इंडस रिवर बह रही है, तो काफ़ी सारा हाउस होल्ड वर्क तो उस रिवर के थ्रू हो सकता था, क्योंकि एक बहुत अच्छा वाटर सोर्स है, एक वाटर बॉडी है. बट वहाँ पे लोग कम हो गए, ठीक है. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ही चेंज कर दिया गया, ड्रेन्स का अलग ही वो हो गया. सो हमें आज तक पता ही नहीं चल पाया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था. अ जनरल डिक्लाइन हैड परहैप्स बिगन. सो एक बेसिक जो डिक्लाइन था, लोगों ने अब वहाँ पर रहना ही छोड़ दिया, वो शुरू हो गया था. बट स्पेसिफिक कॉजेज मस्ट हैव डिफर्ड फ्रॉम सिटी टू सिटी. लेकिन जो मेन कॉज होगा वो सिटी टू सिटी अलग ही होगा. अब मान लो कोई लेट्स से हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग थी आईवीसी में एंड मोहनजोदारो अलग थी. अब मोहनजोदारो का डिक्लाइन का कॉज अलग हो सकता है, हड़प्पा का अलग हो सकता है. सो ये डिफ़र करता है सिटी टू सिटी. देयर में हैव बीन नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, एपिडेमिक और अ चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस. सो ये भी माना गया है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, ये बेसिकली माना गया कि प्रोबेबली जो मेन रीज़न होगा ना कि वो नेचुरल डिज़ास्टर का होगा, या तो अर्थक्वेक हो गया होगा या तो फ्लड, बाढ़ आ गई होगी, क्योंकि रिवर था. सो रिवर के नियर बाय अगर कोई रहेगा तो काफ़ी चांस हो सकते हैं फ्लडिंग के, एपिडेमिक या फिर चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस. तो ये माना जाता है. आई एम नॉट श्योर बट एक थ्योरी मेरे को थोड़ा पता है, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि जो रिवर इंडस थी उनको बेसिकली गॉड की तरह वो माना जाता था इंडियन माइथोलॉजी में और समथिंग. सो उनको बेसिकली उन्होंने श्राप दिया था, सो दैट कि मतलब जो भी वहाँ का जो पानी होगा वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा या फिर उनकी कोर्स में थोड़ा चेंज आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग होंगे वो उस वाटर बॉडी का उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड वो धीरे धीरे वहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, लोग वहाँ रहना छोड़ देंगे या फिर कुछ तो बेसिकली वहाँ पर अब लाइफ की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर बेसिकली उस आईवीसी सिटी में, उस सिविलाइजेशन में. सो ये एक थ्योरी है या फिर मिथ, आई डोंट नो, बट मेरे को पता था, सो आई शेयर्ड विद यू ऑल. So moving ahead, whatever the reason, archaeological evidences suggest that people abandoned the city and moved to smaller settlements. तो जो भी कुछ रीज़न होगा वो साइड पे रखते हुए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनसे ये पता चला है कि लोगों ने उस जगह को, जो वो पर्टिकुलर आईवीसी सिटी थी, उसको अबैंडन कर दिया, यानी कि पूरी तरह से छोड़ दिया एंड वो एक काफ़ी छोटे सेटलमेंट में मूव ऑन कर गए. क्योंकि आईवीसी तो बहुत बड़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था आईवीसी वो बहुत बड़ा था. सो उसकी वजह से वहाँ पर जब चेंज हो गया रिवर इंडस के कोर्स में, एक बहुत बड़ा चेंज आया या फिर वहाँ पर कुछ डिक्लाइन हुआ, हमें रीज़न नहीं पता मेन, एज वी डू नॉट नो द रीज़न वाई दिस वॉज हैपनिंग, बट कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ था. ठीक है. सो लोगों ने वहाँ रहना छोड़ दिया, उस जगह को अबैंडन कर दिया पूरी तरह से
एंड एक छोटे सेटलमेंट में वो लोग मूव ऑन हो गए। उन्होंने वैसा ही किया लेकिन कुछ काफ़ी छोटा एंड अपने रहने लायक किया। ज़्यादा कुछ सिटाडेल और लोअर टाउन का उन्होंने नहीं किया क्योंकि अब बस उनको रहना था। ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं करना था कि अब हम सिटाडेल अलग बनवाएंगे एंड देन ग्रीनरीज अलग होंगी, ग्रेट बाथ अलग होगा, लोअर टाउन अलग होगा, मिडल टाउन होगा अलग। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो एक स्मॉलर सेटलमेंट में मूव ऑन हो गए। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ टू सम अप, अब एक छोटा सा समरी देख लेंगे पूरे चैप्टर में हमने क्या जाना, क्या पढ़ा उसके बारे में। So, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस सिटीज़। हड़प्पा और मोहनजोदारो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी। क्यों? क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। एक्सकेवेशंस जब हुई सो हड़प्पा सबसे पहले एक्सकेवेट किया गया। द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड, दे वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द सिटाडेल एंड लोअर टाउन। जो सिटीज़ का अरेंजमेंट था वो बहुत अच्छा था, उन्हें काफ़ी एक वेल मैनर्ड तरीके से प्लान किया गया था। दो पार्ट में उन्हें डिवाइड किया गया था रहने के लिए, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल में जो रूलिंग क्लास पीपल थे, हाई क्लास हम बोल सकते हैं, रिच मर्चेंट और प्रीस्ट जो थे, पंडित लोग, वो रहते थे। और लोअर टाउन में जो कॉमन क्लास पीपल एंड कॉमन पीपल बेसिकली आम जो जनता थी वो रहती थी। फार्मिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। क्राफ्ट्समैन मेड पॉट्स, सील्स, टॉयज, ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। सो जो फार्मिंग था वो कंसिडर किया जाता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो नाम से ही पता चलता है इंडस मतलब एक वैली के बीच में एक इंडस रिवर फ्लो हो रही है, तो वो आईवीसी सिटीज़ थी जो कि उस रिवर का काफ़ी यूज़ कर पाते थे अपने डेली बेसिस में भी। एंड उसके लिए वो फ़िशिंग का भी मतलब उस रिवर का यूज़ करते थे। सो फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था उस समय। जो क्राफ्ट्समैन थे वो पॉट्स बनाते थे, सील्स बनाते थे, टॉयज़ और ऑर्नामेंट्स मतलब कि ज्वेलरीज बनाते थे और अदर ऑब्जेक्ट्स दे यूज टू क्राफ्ट। द हड़प्पन्स एक्सचेंज्ड गुड्स विथ मेसोपोटामिया, पर्शिया, ओमान एंड अफगानिस्तान। सो जो हड़प्पन्स थे उन्होंने ट्रेडिंग की किनके साथ? मेसोपोटामिया, जो कि एक मेन हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए कंट्री थी हड़प्पन्स के लिए, लोथल में, राइट। देन पर्शिया, ओमान एंड अफगानिस्तान। सो जो मेसोपोटामिया है वो अभी का इराक है एंड पर्शिया अभी का ईरान है। सो आपको ये याद रखना है। ओके, देन हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक एंड स्टिल अनडिसिफर्ड। सो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी उसमें कुछ लिखा नहीं था, पिक्चर्स की हेल्प से उसे समझाने की कोशिश की गई थी। एंड ये अभी भी अनडिसिफर्ड है, यानी अभी भी वो डिसिफर्ड नहीं है। The Harappan script was pictographic, as I told you. Then Lothal, Dholavira, and Goladhoro are the important Harappan sites in Gujarat. A dockyard has been excavated at Lothal. So Lothal, Dholavira और गोलाधोरो जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं गुजरात में, और एक डॉकयार्ड भी वहाँ पर एक्सकवेशंस के बाद पाया गया है। कहाँ? लोथल में। The Harappan sites declined around 1500 BC. People moved to other areas. So जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो आज से तकरीबन 1500 BC पहले डिक्लाइन हो चुकी थी, यानी अबैंडन कर दिया था उन्होंने उस सिटी को, एंड लोग कहीं और मूव ऑन कर गए थे मच स्मॉलर सेटलमेंट्स में, काफ़ी छोटे सेटलमेंट्स में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। सो दिस वॉज इट, and we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.